चलिए शुरू करते हैं भौगोलिक यंत्र ग्रंथ एवं उनके लेखक। आज थोड़े फन के साथ मस्ती के साथ कोशिश करता हूं कि आपको याद हो जाए भौगोलिक यंत्र ग्रंथ और उनके लेखक। चलिए कैसे याद करवाते हैं, देखिए याद करवाते हैं। बहुत 2-3 वीडियो में मैंने थोड़ा सा बोरिंग वीडियो बनाया है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब जो है बोरिंग नहीं होगा। और जो भी ये बात बोले हैं कि हाँ 2-3 वीडियो पहले के वीडियो अब के वीडियो में थोड़े से अंतर हैं, तो हाँ अंतर हो गए थे। मैं भी थोड़े से सिचुएशन के अनुसार वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब मैं बनाता हूँ, सिर्फ आप सपोर्ट करें। चलिए बकवास खत्म, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम याद करवाते हैं कैसे। देखिए सापेक्षिक आर्द्रता के मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता, मान लीजिए आपको दिया गया कि भाई मापने वाली एक यंत्र दी जाती है। कौन सी यंत्र? हाइग्रोमीटर दी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से क्या करिएगा? तो क्या करेंगे? सापेक्षिक आर्द्रता मापेंगे। क्लियर? याद हुआ कि नहीं? अब चलिए इसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। सापेक्षिक आर्द्रता को किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो उसे क्या कहें? ग्राफ है तो ग्राफ लास्ट में होगा, बस शुरू में क्या लगाना है? क्लाइमो। क्या लगा देना है? क्लाइमो लगा दीजिए और ग्राफ जोड़ दिए तो क्लाइमोग्राफ हो गया। तो आपसे अब सवाल क्या पूछेगा कि ये जो आप देख रहे हैं आर्द्रता, ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता जो ग्राफ पे दिखाया जा रहा है उस ग्राफ का नाम क्या है? तो क्लाइमोग्राफ है। तो क्लाइमोग्राफ पर हम दिखाते हैं। अब देखिए और सवाल क्या बनते हैं, क्लाइमोग्राफ पर क्या दिखाया जाता है? तो हम बताएंगे सापेक्षिक आर्द्रता को दिखाया जाता है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता से आर्द्रता जो है उसे मापते हैं किस यंत्र से? कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। जैसे देखिए समुद्री गहराई का मापन किस यंत्र से करते हैं? तो हम बताएंगे बाथीमीटर से करते हैं। अब सवाल कैसे बनेगा ये सुनिए। तो बाथीमीटर जो यंत्र है, बताइए उससे किसका मापन करते हैं? तो हम समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। याद हुआ? नहीं हुआ? अब मान लीजिए आपको एक बाथीमीटर दे दिया जाए, बाथीमीटर हम दे दिए, एक यंत्र दे दिए। अब बताइए इससे क्या करिएगा? तो हम समुद्र के अंदर जाएंगे और उसकी गहराई को नापेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, सब सुनिए याद हो जाएगा। अब रिएक्टर स्केल के बारे में तो आप बहुत बार सुने होंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि भूकंप से संबंधित है। लेकिन रिएक्टर स्केल एगो सिस्मोग्राफी, दो जो है भूकंप से ही संबंधित है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है और इसके कारण बहुत सारा एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो देखिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके को मापने में किया जाता है। भूकंप के झटके मतलब उसकी तीव्रता को मापने में किया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि भूकंप का जो झटका होता है वो मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो हम बताएंगे रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। इसी के बीच में ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसी से संबंधित है। रिएक्टर स्केल इसकी तीव्रता मापता है। थोड़ा सा सुनिएगा, रिएक्टर स्केल जो है किसकी तीव्रता मापता है? और जैसे ही तीव्रता मापने की बात करेगा तो ये तो हम भूकंप को ही टिक लगाएंगे ना, भूकंप को ही है। क्यों? क्योंकि अगर भूकंप की तीव्रता हो या झटके हो, शब्द तो एक ही है। झटका मतलब तीव्रता, तीव्रता हुआ तो भूकंप के झटके को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? रिएक्टर स्केल का प्रयोग करेंगे। आगे चलिए और भी क्लियर होगा भूकंप से। अब आगे ये क्वेश्चन आगे देखते हैं, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आएगा हम समझाते चलेंगे। भौगोलिक एक यंत्र होता है जो कि ओपिसोमीटर बोला जाता है, ओपिसोमीटर बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही ओपी, जैसे आ जाए ओपी, अशो अलग कर दीजिए, अमीटर अलग कर दीजिए। तो ओपिसोमीटर जो है बताइए क्या है? ओपिसोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? ओपिसोमीटर जो यंत्र है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं दूरी मापने के लिए करते हैं। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? भौगोलिक यंत्र बताइए, भौगोलिक यंत्र का नाम बताइए। तो हम बताएंगे ओपिसोमीटर बता देंगे। अब आगे और भी क्वेश्चन देखिए। उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान के मापने हेतु किस उपकरण
का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सवाल कैसे बनेंगे, ये सब सुनते जाइएगा। तो पायरोमीटर एक यंत्र है, एक उपकरण है, भौगोलिक यंत्र है, जो कि भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो उसी से संबंधित है। तो इससे क्या होता है, उच्च तापमान मापने वाला यंत्र है। कौन? पायरोमीटर। वही तो बोले कि पायरोमीटर जो उपकरण है उससे क्या मापते हैं, तो उच्च तापमान मापते हैं। यह भी सवाल बन सकता है कि उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा याद हो रहा है कि नहीं, ये बताइएगा। आगे सवाल है कि किस भौगोलिक यंत्र द्वारा, कौन सा ऐसा भौगोलिक यंत्र है द्वारा आकाश के नीलापन का मापन किया जाता है? दिमाग में आता होगा कि भाई आकाश है, अब आकाश नीला क्यों होता है? आपके दिमाग में भी आता होगा, मेरे दिमाग में भी आता है कि आकाश का नीलापन जो है वो तो दिखने में दिखता है, लेकिन क्यों दिखता है, कैसे प्रूफ देंगे कि हम आकाश नीला है, नीलापन है? तो उस यंत्र का नाम बताइए। तो उसका नाम है साइनोमीटर द्वारा। तो साइनोमीटर द्वारा आकाश के नीलापन को मापा जाता है। और साइनोमीटर क्या है? एक भौगोलिक यंत्र है जिससे हम आकाश का नीलापन मापते हैं। आकाश का नीलापन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस भौगोलिक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम बताएंगे साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। याद करवाने का मैं गारंटी लेता हूँ। 2-3 वीडियो में मैंने याद नहीं करवाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब जो भी है फन के साथ याद होगा। देखिए विकिरण की तीव्रता के मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताइएगा? एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो एक्टिनोमीटर का प्रयोग जो है क्यों करते हैं? ये भौगोलिक एक उपकरण है, क्यों है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हम बताएंगे विकिरण की तीव्रता मापने के लिए। तो विकिरण का तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे एक्टिनोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो एक्टिंग कीजिए और क्या कीजिए, विकिरण की तीव्रता नापिए। तो एक्टिनोमीटर से हम क्या करते हैं, विकिरण की तीव्रता मापते हैं, है ना। अब मान लीजिए एक्टिनोमीटर है। अब एक्टिनोमीटर से आपको दे दिया जाए कि एक्टिनोमीटर लीजिए, आप बताइए कि इससे क्या करेंगे, आप इस उपकरण से क्या करिएगा बताइए। तो हम बोलेंगे कि नहीं, हम जानते हैं इसके बारे में, हम विकिरण की तीव्रता मापते हैं इससे और मापेंगे। मान लीजिए एक ग्राफ आप ले लीजिए, आगे दिमाग में छाप लीजिए, एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ छाप लीजिए। उस पर आपको मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्र और सस्यकाल एक साथ दर्शाया जा सकते हैं। तो एक साथ आपको दर्शाना है, सस्यकाल, शुद्ध क्षेत्र और मौसमी दशा आपको दर्शाना है। कौन से ग्राफ पे ये दर्शाया जा सकता है मान लीजिए? तो हम बताएंगे इग्रो ग्राफ पर दर्शाते हैं। किस पे दर्शाते हैं? इग्रो ग्राफ पर। तो है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए मौसम दशा हमको बतानी है, शुद्ध क्षेत्र एक बताना है और सस्यकाल, मतलब एक साथ तीनों को बताना है, हम क्या करेंगे, किस ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे? तो हम करेंगे इग्रो ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। भौगोलिक यंत्र है और भौगोलिक यंत्र जो है उस भौगोलिक यंत्र का नाम है इवैपोरीमीटर नाम है। तो इवैपोरी जो मीटर है इसका प्रयोग जो किया जाता है वो जलवाष्प मापने में किया जाता है। तो आपसे सवाल ये भी पूछेगा कि बताइए कि जलवाष्प मापने के लिए आपको एक यंत्र दिया जाए, उस यंत्र का नाम बता सकते हैं? ये कौन सा यंत्र है? तो हाँ बता सकते हैं, जलवाष्प मापने के लिए एक यंत्र होता है, उसका नाम है इवैपोरीमीटर नाम है ना, इवैपोरीमीटर नाम है। ध्यान से सुनिएगा, इवै अलग कर दीजिए, पोरी अलग कर दीजिए और मीटर अलग कर दीजिए। तो इवैपोरीमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए? जलवाष्प मापने के लिए करते हैं, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। तो एनीमोमीटर में करते हैं। तो एनीमोमीटर का इस्तेमाल हम लोग, एनीमोमीटर का जो है यंत्र जो है उससे हम क्या करते हैं, क्या मापते हैं? तो पवन की गति मापते हैं। तो पवन की गति मापने वाला यंत्र का नाम बता सकते हैं? तो हम बताएंगे एनीमोमीटर बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आ गया आपका भूकंप।
हम ऊपर पढ़े क्या, भूकंप के तीव्रता मापने के लिए जो कि रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल करते, उसमें तीव्रता मापने की बात हो रही थी। इसमें क्या करेंगे, भूकंपीय तरंग का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो सिस्मोग्राफी द्वारा किया जाता है। आपसे पूछेगा कि देखिए आगे तो इसमें सवाल किस तरह से पूछेगा मैं बता देता हूँ। आगे तो ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है दो ढंग से पूछेगा, या हो सकता है सिस्मोग्राफी दे दे या रिएक्टर स्केल दे दे, दोनों में से एक देगा। चलिए, तो जल प्रवाह मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे करंट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो आपसे मान लीजिए करंट मीटर दे दिया जाए और करंट मीटर आपको दे दिया गया है, बताइए करंट मीटर जो है यंत्र जो आपको दिया गया है उससे क्या कर सकते हैं आप, बताइए क्या करिएगा। तो हम बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, क्या बताइएगा, जल प्रवाह मापने के लिए हम करंट यंत्र जो करंट मीटर हमको मिला है उससे हम जल प्रवाह मापेंगे, और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। चलिए फन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ओक्टाश मापनी, ओक्टाश एक मापनी होता है का प्रयोग जो है किसके मापने के लिए किया जाता है, तो मेघा जो है क्या है, मेघाच्छादन की मात्रा मापते हैं। तो मेघाच्छादन की मात्रा मापने के लिए, मेघा मतलब देखिए दो ढंग में है, आप उसे वर्षा ले सकते हैं, ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि वर्षा कहाँ से होती है, आकाश से ही होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेघाच्छादन की मात्रा जो है, मेघाच्छादन की मात्रा को अगर मापना है तो हमें एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उस यंत्र का नाम है ओक्टाश मापनी यंत्र होता है। तो ओक्टाश मापनी यंत्र से हम लोग क्या मापते हैं, तो हम मापते हैं मेघाच्छादन की मात्रा मापते हैं। आगे चलें। आगे सवाल है कि कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं या क्या मापा जाता है, तो हम बताएंगे ऊष्मा की मात्रा। अब लीजिए, अब सोचिए कैलोरी की बात हो रही है, तो कैलोरी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा मापते हैं, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा कैलोरी में ही मापते हैं, बस क्लियर। तो ये तो सिंपल था, बस कैलोरी मीटर लगा दिया है, तो कैलोरी मीटर से ऊष्मा की मात्रा मापते हैं, तो इसमें कोई लॉजिक लगाना भी नहीं है। मोह पैमाना, मोह पैमाना से किसका जो है मापन किया जाता है, तो चट्टान की कठोरता मापा जाता है। सबसे बड़ी बात सुन लीजिए कि मैं वन लाइनर को याद करवा रहा हूँ, इस पर ज़्यादा जानकारी दूंगा तो लंबा वीडियो चला जाता है, आप ही खुद बोर हो जाएंगे। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर से आप खुद डिटेल के साथ वीडियो पढ़ते हैं, मैं तो सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप टिक लगा के चलें, इसलिए मैं ज़्यादा जानकारी नहीं देता, सिर्फ याद करवाने पे फोकस करता हूँ। तो कमेंट करने वाले थोड़े ध्यान से सुनिएगा, कि ध्यान से कमेंट करिएगा कि मैं याद करवा रहा हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ याद करवा रहा हूँ, मैं कोई इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा जानकारी देना हो तो हम पीपीटी खुद तैयार करेंगे, है कि नहीं। तो आप बड़े बड़े यूट्यूबर से पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए और एग्ज़ाम करेक्ट करना है, तो इसलिए जो मैं वन लाइनर दे रहा हूँ सिर्फ उस पर याद करवाता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ये बोलना ज़रूरी था क्योंकि कमेंट बहुत आ रहे थे, तो ध्यान रखिएगा। अगर मुझे डिटेल ही देना है तो मैं भी पीपीटी तैयार करूँगा, मेरे पास भी है, लेकिन मुझे कंटेंट देना है, अभी पास करवाना है। आगे चलेंगे, सॉरी जिनको मेरी बात से बुरा लगा हो। मोह पैमाना, मोह पैमाना जो शब्द आप देखें, अब ये मोह पैमाना का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम चट्टानों की कठोरता मापते हैं, इससे चट्टानों की कठोरता का पता लगाते हैं। चलिए आगे चलेंगे। आगे सवाल है आपके सामने बना हुआ है, क्या है, नेफीमीटर। नेफीमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। तो नेफोमीटर अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए नेफोमीटर आपके हाथ में है और नेफोमीटर से आप क्या करिएगा, क्या कर सकते हैं, क्या माप सकते हैं, तो हम बोलेंगे बादलों की दिशा एवं गति माप सकते हैं, दिशा भी माप सकते हैं और गति भी माप सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए पवन की गति फिर आया, आप बताइए पवन की गति से, आप पवन की गति मापने के लिए हम लोग एनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पवन की गति के लिए क्या दर्शाया जाता है, कौन सा स्केल दर्शाया जाता है, तो व्यू फोटल स्केल पर दर्शाया जाता है, ठीक है।
जैसे हम पढ़े, जैसे स्केल आप पढ़ रहे हैं, तो स्केल पे पवन की गति का जो है, पवन की गति दर्शाई जाती है। जैसे मैं बता दूं कि आप पढ़े थे भूकंप एक पढ़े थे भूकंप तरंग को मापने के लिए सिस्मोग्राफी, और एक पढ़े थे रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो होता है, आप जो स्केल पे देखे थे रिएक्टर स्केल, उससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो उसी तरह ये भी है कि पवन की गति के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का। लेकिन पवन की गति के लिए व्यू फोटर स्केल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसको दर्शाया जाता है किस पे? तो आप बताइएगा, पवन की गति को दर्शाया जाता है व्यू फोटर स्केल पर। आगे सवाल है, टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? तो चक्रवात की शक्ति का मापन किया जाता है। तो एक टी मापक है, टी मतलब चाय नहीं, याद रखिए, चाय पीने वाला नहीं, टी एक मापक है। मापक से आपको एक टी मतलब यंत्र है, उससे क्या कर सकते हैं? तो चक्रवात की जो शक्ति होती है, पावर जो होती है, उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले बात कि इस चीज को ध्यान रखिएगा, अंतःस्रवित जल की मात्रा की। तो अंतःस्रवी जल की मात्रा की जो है मापन हमको करना है, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं लाइसोमीटर का प्रयोग करते हैं, लाइसोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए, कैसे? लाइसोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो हम बताएंगे अंतःस्रवी जल की मात्रा की हम मापन करते हैं। तो अंतःस्रवी जल की मात्रा का मापन करते हैं, किससे करते हैं? तो लाइसोमीटर से करते हैं। थोड़ा सा इसे स्मॉल करना, ठीक है। तो लाइसोमीटर का प्रयोग अंतःस्रवी जल की मात्रा को मापने के लिए करते हैं। आगे सवाल है, मानचित्र पर दूरियों के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे ऑपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑपिसोमीटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हमको क्या जरूरत है उसकी? तो जरूरत है हम, क्योंकि मानचित्र पे अगर दूरी को मापना है तो हमको इस यंत्र का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए हम जो यंत्र है, भौगोलिक यंत्र है, वो है ऑपिसोमीटर है। तो इसकी जरूरत तो है ही। आपसे पूछेगा कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो नेफोस्कोप कहते हैं। लीजिए, ऊपर क्या पढ़े थे? नेफोमीटर पढ़े थे। तो नेफोमीटर से क्या करते हैं? तो बादलों की दिशा एवं गति मापते हैं। उसी तरह बादलों की दिशा और गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? नेफोस्कोप। देखिए, नेफोस्कोप आए, नेफोमीटर आए, तो याद रखिएगा, इससे गति ही मापी जाती है, दिशा ही मापी जाती है बादलों की। लेकिन एक बात बता देते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता होगा, माइंड में होता है और आगे चल के हो सकता है। जैसे क्या है कि नेफोस्कोप दे दे या नेफोमीटर दे दे, ठीक है, शब्द दे दे, तो याद रखिए दोनों में से एक ही शब्द ज़्यादा देता है ऑप्शन में, या स्कोप दे देगा या नेफोमीटर दे देगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कुछ भी हो नेफो टिक लगा के आ जाना है। तो नेफोस्कोप या नेफोमीटर दो में से एक ही देगा, हमेशा याद रखिएगा, दोनों नहीं देगा। मानचित्र का क्षेत्रफल किस यंत्र द्वारा निकाला जाता है? तो हम बताएंगे प्लेनीमीटर द्वारा निकाला जाता है। तो प्लेनीमीटर द्वारा क्या करते हैं? मानचित्र का क्षेत्रफल जो है मापते हैं, या उस यंत्र द्वारा निकाला जाता है। मान लीजिए हमको मानचित्र आपको दे दिया जाए, मानचित्र का क्षेत्रफल आपको बोले कि निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा? कोई तो यंत्र का इस्तेमाल करिएगा ना, तो हम बोलेंगे हाँ हम करेंगे। तो वो यंत्र का नाम है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर से क्या होता है कि आप मानचित्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। या आपको इस जगह पे हो सकता है निकालने की जगह पे मापा जा सकता है, दे दे शब्द, तो आपको बस वही प्लेनीमीटर लगा देना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सिस्मोग्राफी क्या रिकॉर्ड करता है? अब लीजिए, क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता मापता है ना। अब बताइए, सिस्मोग्राफी भूकंप की जो है तीव्रता मापता है, और रिएक्टर स्केल का मतलब भी होता है कि मापना या दर्शाना। तो स्केल पे हम दर्शाएंगे और सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आगे ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप भी कहिएगा सर गलत बता दिए। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता मापता है।
अब ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, भूकंप की तीव्रता और भूकंप की जो है तरंग पढ़े थे। तो तरंग से हम लोग छाट लिए थे सिस्मोग्राफी को, भूकंप की तीव्रता से मापे थे रिक्टर स्केल को। लेकिन दोनों एक ही है और दोनों में जो है याद रखिए दोनों संबंधित है, ठीक है, भूकंप से ही संबंधित है। तो आपको अगर हो सकता है सिस्मोग्राफी में ही भूकंप की तीव्रता दे दे और हो सकता है रिएक्टर स्केल में भूकंप की तरंग दे दे। तो देखिए दोनों में हम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। सिस्मोग्राफी एक उपकरण है, आप जानते हैं, जिसका इस्तेमाल हम भूकंप के दौरान जो ज़मीन में हलचल हो रही है, जो मान लीजिए इस ज़मीन में हलचल हो रही है, उसको मापने का काम करता है, उसे रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो ये रिकॉर्ड करने का काम करता है। अब मैंने बोला था भी रिएक्टर स्केल मतलब दर्शाया जाता है, ठीक है, डाटा के रूप में एक तरह से बना के निकालेगा, तो वो हो गया रिएक्टर स्केल। और एक सिस्मोग्राफी रिकॉर्ड करने की बात करता है। चलिए इस शब्द को थोड़ा सा फन के साथ याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए सभ्यता है एवं जलवायु है। सभ्यता एवं जलवायु नामक एक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक हैं, ठीक है। तो भौगोलिक ग्रंथ के लेखक जो हैं कौन है ये पूछ रहा है। तो सभ्यता और जलवायु नामक एक भौगोलिक जो ग्रंथ है उसको लिखने वाले जो हैं कौन हैं, लेखक का नाम बताइए, यही पूछ रहा है। तो हम बताएंगे एल्सवर्थ हैं। एल्सवर्थ हेनिंग कर दीजिएगा अलग, हेनिंग कर दीजिएगा, टंगटन अलग कर दीजिएगा। तो टंगटन जी जो थे, हेनिंग टंगटन जो थे वो थे सभ्यता और जलवायु के लेखक थे। एलिसवर्थ का पूरा नाम है एलिसवर्थ हेनिंग टंगटन, याद रखिएगा। चलिए आगे सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानव भूगोल के लेखक कौन है। तो मानव भूगोल के लेखक नाम ही है रैटजेल, और रैटजेल जी जो हैं वो मानव भूगोल के ही लेखक माने जाते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछे रैटजेल, तो रैटजेल मतलब मानव भूगोल के लेखक, याद हुआ। चलिए देखिए ये सवाल आगे इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मॉस के लेखक कौन है। तो हम बताएंगे हमबोल्ट हैं। तो हमबोल्ट जी जो हैं क्या लिखे, एक भौगोलिक ग्रंथ लिखे। उस ग्रंथ का नाम बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं, लेकिन आप बताइए। तो आप बताइएगा क्या, कॉस्मॉस, कॉस्मॉस बोलते हैं। तो कॉस्मॉस के लेखक कौन है, हमबोल्ट जी हैं। कॉस्मॉस है क्या, तो एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, भौगोलिक ग्रंथ है, याद रखिएगा भौगोलिक पुस्तक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि प्रसिद्ध एक ग्रंथ जो है, भौगोलिक जो ग्रंथ है उसका नाम है किताब उल हिंद के लेखक कौन, यही तो पूछ रहा है, लेखक कौन है। तो अल बरूनी है। तो अल बरूनी जो है वो कौन सी पुस्तक लिखा है, तो वो लिखा है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है किससे संबंधित है, भौगोलिक ग्रंथ से संबंधित है, जो कि अल बरूनी ने लिखा है। प्राचीन भौगोलिक ग्रंथ, ठीक है, एक प्राचीन भौगोलिक ग्रंथ भी लिखा गया है, ठीक है। तो प्राचीन भौगोलिक ग्रंथ जो है उसका नाम क्या है बता सकते हैं। तो हम बताएंगे इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी जो है किस विद्वान की रचना है, तो हम बताएंगे होमर का है। होमर ने जो है एक प्राचीन भौगोलिक ग्रंथ लिखे, जो कि भौगोलिक ही ग्रंथ माना जाता है, भौगोलिक ही ग्रंथ है, जो कि प्राचीन है, एशियंट है, आप जानते हैं। और जो विद्वान लिखे हैं वो होमर हैं। और होमर ने कौन सी लिखे हैं पुस्तक, कौन सी ग्रंथ लिखे हैं, तो हम बताएंगे इलियड और ओडिसी जो है ग्रंथ लिखे हैं। आगे चलेंगे। आगे सवाल है मेटोलिजिया। मेटोलिजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो अरस्तु ने की। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अरस्तु जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो मेटरोलिजिया। तो मेट्रो ऐसे याद रखिए, मेट्रोलिजिया। तो मेट्रोलिजिया नामक पुस्तक का लेखक या विद्वान का नाम बताएंगे, तो अरस्तु जी हैं। अरस्तु जी मेट्रोलिजिया नामक एक पुस्तक लिखे थे, है ना। चलिए आपसे पूछेगा एडर कुंडे नाम है, एडर नाम है, एडर कुंडे अलग कर दीजिएगा। एडर कुंडे किस विद्वान की रचना है, तो हम बताएंगे कार्ल लीचर का, लीचर, ठीक है। तो कार्ल रीचर जो हैं वो कौन से पुस्तक लिखे हैं, जो विद्वान है कौन से पुस्तक लिखे हैं, तो वो लिखे हैं एडर कुंडे। कुंडे को अलग कर दीजिए, एडर को अलग, कुंडे को अलग। तो एडर कुंडे का मतलब होता है कि ये पुस्तक लिखी गई है, भौगोलिक ग्रंथ है, जो कि कार्ल लीचर ने लिखे हैं।
पर शब्द को ध्यान से सुनेंगे, परश अलग कर दीजिए, परश अलग कर दीजिए, पर्सपेक्टिव अलग कर दीजिए। तो पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन हैं? तो हम बताएंगे हार्ट शोरन है। कौन है? हार्ट शोरन है। तो हार्ट शोरन जी जो हैं वो एक पुस्तक लिखी, और वो कौन सी पुस्तक लिखी जो कि भौगोलिक ग्रंथ से संबंधित है, तो उसका नाम है कि पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये पुस्तक लिखे हैं कौन? हार्ट शोरन जी। सोरन बोला जाता है, ठीक है। लास्ट है आपका कि जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। जीवन एवं मृत्यु का भूगोल किस विद्वान भूगोलवेता की रचना है? तो वो उनका नाम है सर डडेल। डडेल नाम है, स्टम्प की है। तो सर डडेल स्टम्प की जो है एक पुस्तक लिखा हुआ है, उसका नाम ही है जीवन एवं मृत्यु का भूगोल, जो कि कौन लिखा है? एक ब्रिटिश हैं। अब ब्रिटिश जो हैं लेखक हैं उनका नाम है सर डडेल स्टम्प। सर डडेल स्टम्प जो हैं वो एक ब्रिटिश लेखक हैं जो कि लिखे हैं जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है विश्व की प्राकृतिक वनस्पति एवं घास भूमि, जो कि आज रात तक अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप ज़रूर पढ़ लें। बड़ी वीडियो में बहुत सारा टॉपिक जो है गायब हो जाता है, जिससे आपको दिक्कत होती है। मैं नहीं चाहता कि आपका एग्ज़ाम में दिक्कत हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये आने के बाद, इससे पहले आपका एक साइंस का आने वाला है जल्द ही, जो है आधुनिक भौतिकी। तैयार रहें मोक्ष देने के लिए। इसके बाद आपका एक गवर्नर जनरल के बाद जो है ब्रिटिश का जो सत्ता हुआ था, ब्रिटिश ने कौन कौन सी कर लगाई है, कौन कौन सी बंदोबस्त चालू की है, कौन से टैक्स चालू किया है, ये सारे मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो कि ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है, लेकिन डिटेल बहुत ज़्यादा है और BPSC वाले के लिए स्पेशल। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।